स्वागत है आपका इंडिया की बात में। मेरे साथ हैं आदिति और मुकुल और तीन मुद्दे जिनकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट की लगाम, ईडी की बेहिसाब ताकत पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, मगर क्या बाज आएगी बीजेपी? क्या हरियाणा और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को दिख रही हार, इसलिए है बौखलाहट? और तीसरा मुद्दा, सो कॉल्ड गौ रक्षकों का आतंक, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंह कब खोलेंगे? मगर शुरुआत दोस्तों हम करना चाहेंगे बुलडोजर और ईडी की बेहिसाब ताकत पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से। जी हां, बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि महज आरोपी होने से आप किसी के घर को नहीं गिरा सकते। और कहीं ना कहीं यह सख्त हिदायत है भारतीय जनता पार्टी की तमाम सरकारों के लिए जो बुलडोजर का इस्तेमाल करते हैं अपनी राजनीति के लिए। और साथ ही ईडी पर भी सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला, जिसमें कहा गया है कि ईडी की कस्टडी, ईडी के कब्जे में अगर कोई व्यक्ति है, कोई गवाह है, तो उस गवाह के बयान के आधार पर किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यानी कि कविता और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर एक बहुत बड़ा सवाल। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो एजेंसीज अक्सर राजनीति करती थीं और प्रहार करती थीं, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कुंद हो गई हैं। क्या इस मुद्दे पर पंच बताएंगे मुकुल? जी अभिषेक, बीजेपी राज में बुलडोजर और ईडी, सीबीआई, ये सब जो है राजनीतिक हथियार बन चुके हैं। बुलडोजर तो खूनी टैंक में बदल चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों से इस पे कुछ लगाम लगे, अच्छा है, लेकिन मुझे उम्मीद कम है। आदिति, इस मुद्दे पर क्या है आपका पंच? अभिसार, मेरा पंच ये है कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन मेरे हिसाब से काफी देर हो चुकी है। ना ही लाखों घर उजड़ चुके हैं, लेकिन न्याय प्रक्रिया पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान, एक गहरी चोट लग चुकी है, जिसका खामियाजा काफी देर तक हमें भुगतना पड़ेगा। इस मुद्दे पर मेरा पंच यह है कि भारतीय जनता पार्टी सुधरने का नाम नहीं ले रही। सुप्रीम कोर्ट सख्त टिप्पणी बुलडोजर पर कर चुकी थी, आने वाले दिनों में फैसला भी सुनाएगी। मगर आपको याद होगा मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का बयान कि बुलडोजर का इस्तेमाल एक कला है, वो क्षमता हर किसी में नहीं है, मानो कोई बहुत बड़ी उपलब्धि है। मगर अगर इन दो कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त होती है तो यह भारतीय राजनीति में मील का पत्थर साबित हो सकती है। तो एक तरह से कहा जा सकता है मुकुल की एक ही झटके में ईडी की बेहिसाब ताकत, बुलडोजर जिसको लेकर एक अजीबोगरीब किस्म का ब्रवाडो भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति के जरिए करती थी। हमें क्या उम्मीद करनी चाहिए या जरूरत से ज्यादा हम लोग आशावादी हो रहे हैं? उम्मीद में तो मुझे थोड़ी सी उम्मीद कम है। उसकी वजह मैं बताऊं आपको। जैसे हमें लग रहा था कि 240 आने पर और सहयोगियों की कोई लगाम होगी, विपक्ष की लगाम होगी, लेकिन बीजेपी अपने उन्हीं एजेंडों पर लगातार चल रही है। नहीं, मगर कम से कम यू टर्न तो कई मुद्दों पर ले रहे हैं, वो ले रही है, लेकिन उसके जो बड़े, जो देश को नुकसान पहुंचाने वाली चीजें हैं, हिंदू मुस्लिम जैसी चीजें, वो बुलडोजर में भी इस्तेमाल कर रही है और राजनीतिक विरोधी के लिए ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है। बुलडोजर, जैसे मैं आपको बताऊं कि बुलडोजर के लिए एक आड़ रखते हैं नियम कायदों की। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने भी अवैध निर्माण और आरोपियों या दोषी भी है तो उस पे, लेकिन ये हमेशा आप देखेंगे अगर इनके वो, तो ये केवल हमें दिखाते हैं कि हमने आरोपी का घर ढहा दिया, लेकिन वहां वो पेच रखते हैं वही नियम कायदे, अतिक्रमण, अवैध निर्माण, नक्शा, ये वो उसी कानून के तहत करते हैं जिस पर शायद, क्योंकि आरोपी और दोषी कह के वो बस रोक सकते हैं, लेकिन अगर वो ये कहेंगे कि इनका अतिक्रमण है, आपका छज्जा गिरा दिया, ये चीजें रुकनी नहीं है। और योगी का बयान ये बता रहा है कि उन्होंने इसे अपनी जो यूएसपी बना लिया है, जो बुलडोजर बाबा कहे जाते हैं, वो इसे आगे बढ़ाएंगे और सुप्रीम कोर्ट की वजह से वो नहीं रुकने वाले। मेरा मानना ये है। अदिति, देखिए यहां पर साफ तौर पर जो दोहरे मापदंड दिखाई देते हैं कि चलिए आप बुलडोजर चला रहे हैं और एक लोक लुभावन तरीका है। जनता के कॉन्सेप्शन में, जनता की सोच में कुछ लोग खलनायक हैं, इन्हें सजा मिलनी चाहिए, जल्द सजा मिलनी चाहिए, और वो जनता की उस हवस को संबोधित करता है। मगर मैं कुछ और कहता हूं, कुलदीप सिंह सेंगर पे आपने बुलडोजर चलाया। वो जो 3 भाजपा के आईटी सेल के कार्यकर्ता थे जिन्होंने आईटी बीएचयू की छात्रा के साथ दुष्कर्म किया था, आरोपी हैं वहां पे, उन पर बुलडोजर चलाया। बृजभूषण शरण सिंह पर बुलडोजर चलाया। वो जो बलात्कारी राम रहीम है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उसके कई ठिकाने हैं, वहां पर बुलडोजर तो नहीं चलाया तुमने। तो ये दोहरे मापदंड भी तो है ना। जनता इस चीज को क्यों नहीं देख रही है?
जनता इस चीज को नहीं देख रही है और ज्यादातर हमने ये भी देखा है कि मुस्लिम्स को टारगेट किया गया है, जहां तक बुलडोजर का सवाल है, और मध्य प्रदेश में कुछ ट्राइबल्स वगैरह को भी टारगेट किया है। अभी सर मेरा इसमें ये मानना है कि गाइडलाइंस के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है, जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस पे छोड़ दिया है। जब तक आप राज्य सरकार में और अफसरों को सजा देने का मतलब सख्ती का वो नहीं करेंगे, महज गाइडलाइंस से मुझे नहीं लगता, बहुत कुछ उस पर निर्भर करता है। वो फिर वही आड़ ले लेंगे। और मैं ये बताऊं कि सेलेक्टिव जो है इनका, तो आप कह रहे हैं जनता को नहीं दिख रहा, जनता को दिख रहा है, क्योंकि वो सेलेक्टिव है, वो मुसलमानों पर चल रहा है, वो वंचित दलितों पर चल रहा है, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता भी बटी हुई है, जनता बीजेपी की जनता, बीजेपी के अपोज में जनता, तो जनता उसी जनता को जो उनकी अपने कोर वोटर है और हिंदुत्व जिन्हें वो पिला रहे हैं नशा उसका और जहर, वो उन्हें उससे खुशी होती है। वो दर्द तभी होता है जब वो किसी गलती से, जैसे नहीं, मगर जनता को यह समझना पड़ेगा मुकुल कि देखिए देश संविधान से चलता है। यह अपने आप में बहुत बड़ी त्रासदी है कि अगर कोई मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इसे बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर बताते हैं। गोदी मीडिया अगर बुलडोजर पर खड़े होकर रिपोर्टिंग करती है तो ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, बिकॉज इट्स अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। पर उन्हें आप कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां बार बार कैसे उड़ा सकते हैं भाई? यही लग रहा है कि ये जो है हमारा ही काम हो रहा है और वो उनसे संतुष्टि मिलती है। जो दुराग्रह हैं जो मुसलमानों के प्रति हैं, खासतौर से बुलडोजर जो चला है, आपने देखा होगा ना कई जगह बुलडोजर रोक दिया गया। जब लखनऊ में लगा कि शायद बुलडोजर पर कुछ ब्रेक लगेगा, लेकिन हिंदू मोहल्ले में अगर चलने वाला है तो योगी जी बिल्कुल, लेकिन मुस्लिम मोहल्ले में होगा तो वो उसे नहीं रोकेंगे। नहीं, लेकिन अभिसार ने भी जैसा पॉइंट आउट किया कि सुप्रीम कोर्ट के बयान के बाद ही कल आदित्यनाथ ने बोला है। बिल्कुल नहीं, ये एक किस्म की ढिठाई है, मैं कहूंगा ढिठाई है, ये ढिठाई है कि भाई मुझे कोई परवाह नहीं है। और आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर हैं, आपको बुलडोजर की बात ही नहीं करनी चाहिए, मगर आप कर रहे हैं उसको सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी की बात। नहीं तो अखिलेश ने सही जवाब दिया कि अगर बुलडोजर इतना ही कामयाब है तो आप योगी जी आप अपने अलग पार्टी बनाइए और बुलडोजर निशान रख लीजिए और फिर लड़िए, फिर देखिए। बड़ा मुझे आपको क्या लगता है, क्या अखिलेश को बुलडोजर वाली बहस में पढ़ना चाहिए? क्योंकि देखिए ये फिर आप उनके खेमे, उनके पाले में आकर जो हैं उस बहस में हिस्सा ले रहे हैं। मैं क्यों बोल रहा हूं, कल जैसी अखिलेश ने प्रतिक्रिया दी, बहुत ही सामान्य प्रक्रिया, मैं क्या देखता हूं तमाम गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स में, क्या अखिलेश हिंदुओं के मोहल्ले पर बुलडोजर चलाएंगे? अखिलेश को मुंहतोड़ जवाब योगी आदित्यनाथ का। मुझे लगता है कि जो लोकसभा चुनावों में इनकी रणनीति थी कि मुद्दों पर बने रहें, बुलडोजर में जैसे आप घुसते हैं फिर ये सब होने लगता है। नहीं, मेरे हिसाब से अखिलेश को काउंटर करना जरूरी था। अब मुझे लगता है केवल बयान से नहीं, जमीन पर उतरकर भी उन्हें इस बारे में करना चाहिए। जैसे यहाँ वृंदा करात उतरी थी बुलडोजर के साथ, ऐसे ही अखिलेश को भी शायद एक्शन लेने होंगे, क्योंकि बुलडोजर वाकई में बहुत हिंसक हो गया है और एक राजनीति के तहत इसे चलाया जा रहा है। अच्छा, इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट का जो एक और फैसला आता है वो मील का पत्थर है कि अब ईडी अपने कब्जे में किसी व्यक्ति की गवाही लेगी और उस गवाही के आधार पर किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और मैं आपको ये बतलाना चाहूंगा, माघुंटा रेड्डी, जी हां, उनके बेटे की गवाही के आधार पर के कविता को गिरफ्तार किया गया, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। बड़ा सवाल यह कि क्या आपको लगता है कि इसके बाद ईडी के जरिए जिस तरह की प्रतिशोधात्मक कार्रवाई मोदी सरकार या भाजपा सरकार करती रही उस पर लगाम लगेगा, या अमानतुल्लाह को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया ये नहीं सुधरने लगाम लगनी चाहिए? और जनता जो देख रही है, पर मैं कह रहा हूं मीडिया जिस तरह परसेप्शन बनाता है वो जनता का भी परसेप्शन बनने लगता है धीमे धीमे। ईडी लगातार, जैसे अमानतुल्लाह की आपने बात की, वो लगातार उस तरह से अभी आप पर टिप्पणी हो रही है, इससे पहले भी टिप्पणी हुई है, चाहे मनीष सिसोदिया का मामला था कि कविता का मामला था, और शायद अरविंद केजरीवाल को भी कोई राहत मिले। लेकिन ईडी और सीबीआई जिस तरह उनके आका जो जिस तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं वो उसी तरह इस्तेमाल हो रही है। इनकी साख पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग चुका है और ये लगातार, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को भी तोता कहा था, अब इनके लिए भी कह रहे हैं कि आप पिक एंड चूज, यानी आप जो मर्जी है उसे चुन रहे हैं। आपने 4 लोगों को आरोपी बनाया, उनमें से 2 को गवाह बना दिया, ये तो नहीं चलेगा, बिल्कुल वो भी उतना ही दोषी है। तो ये सारी चीजें हैं जिस पर मुझे लगता है, पर ईडी अगर वाकई में स्वायत्त संस्थाएं हैं ये, तो इस पर संज्ञान लेना चाहिए और इस पर रोक लगनी चाहिए। अदिति, एक और चीज है, देखिए हमने देखा है एक अरसे तक जिस तरह से मनीष सिसोदिया जेल में थे, अरविंद केजरीवाल अब भी हैं, कविता जेल में थी, अन्य कई नेताओं को, क्योंकि होता क्या है, आप वो सेक्शन 45 या 50 उसका इस्तेमाल करके उन्हें जेल में डाल देते हैं और फिर क्या होता है, एक मीडिया प्रोपेगेंडा शुरू होता है, यानी प्रक्रिया ही सजा है। सुप्रीम कोर्ट को आप कुछ ऐसे
सुओ मोटो एक्शन लेने पड़ेंगे कि इसका इस्तेमाल आगे ना किया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल, वही आपने बिल्कुल सही बात की कि लगाम कुछ हद तक लगेगी, शायद कुछ दिनों के लिए लगेगी, लेकिन राजनीतिक तरह से बदला लेने का ये कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे, जैसा आपने अमानतुल्लाह खान के केस में देखा। अब देखें आगे मतलब ये हमारे, और यही नहीं, अनिल देशमुख पर भी सीबीआई का शिकंजा कसा जा रहा है, और वो भी बहुत अजीबोगरीब आरोप कि आप बीजेपी को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक मैं बता रहा हूं दुर्भाग्य कि लोकतंत्र को बचाने की पूरी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट या न्यायिक प्रक्रिया पर आ गई है, या विपक्ष कुछ कहे, सरकारों के तौर पर, सरकार के तौर पर इस बारे में, लोकतंत्र के बारे में कोई ख्याल ही नहीं किया जा रहा। तो वो बदला लेने की कार्रवाई करते रहेंगे, यानी हर चीज के लिए आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, वहां फिर सुनवाई हो। अब बुलडोजर पर कितने दिन बाद बोला है सुप्रीम कोर्ट, उसके अभी चाहे वो कोलकाता मामले पर अभी उसे लगा है, लेकिन ऐसी चीजें हो रही है, कितना सोमोटो लेगा नहीं लेगा, किस तरह की चीजें हैं, वो सारा वो है। लेकिन सारी चीजें अगर हम राजनीतिक सवाल भी अपने और बुनियादी सवालों को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है हमें, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। और अदिति, एक और चीज है, यहां पर लेवल प्लेइंग फील्ड गायब हो जाती है ना। जब आप ईडी के सहारे धमकाते रहते हैं, डराते रहते हैं, लोगों को जेल में रखते हैं, पॉलिटिकल प्लानिंग खत्म हो जाती है। अरविंद केजरीवाल सबसे बड़ा ब्रांड है आम आदमी पार्टी की, आपने उस व्यक्ति को जेल में डाला हुआ है, तो जाहिर सी बात है लेवल प्लेइंग फील्ड खत्म हो जाती है ईडी के बेजा इस्तेमाल से। मंशा ही वही है, लेवल प्लेइंग फील्ड खत्म हो जाए। यही वजह से कि अरविंद इसीलिए हो रहा है, नहीं तो इतने ऑपोजिशन लीडर्स को आप चुनाव से पहले अंदर डाल रहे हैं, मंशा ही वही है, लेकिन उसका तो राजनीतिक मुकाबला होगा। अच्छा, मैं एक और चीज यहां पर मुकुल बताना चाहता हूं कि देखिए, मुद्दा सिर्फ डराने का नहीं है। मतलब मैंने माघुंटा रेड्डी का जिक्र किया। माघुंटा रेड्डी आंध्र प्रदेश की पृष्ठभूमि के आते हैं, उनके बेटे राघव रेड्डी पर दबिश डाली जाती है, और जब राघव रेड्डी अपना बयान बदलते हैं तब जाकर उनकी रिहाई होती है। अपने बयान में जब अरविंद केजरीवाल उन सबको फंसाते हैं तब उनकी रिहाई होती है। और बात वहीं तक सीमित नहीं है, जो माघुंटा रेड्डी वाईएसआर के साथ थे जी, वो रहस्यमय तरीके से तेलुगु देशम पार्टी में शामिल हो जाते हैं। तो देखिए, ईडी का खेल सिर्फ परेशान करना नहीं है, राजनीति को प्रेरित करना है। कम से कम इस मामले में दिखाई देता है कि आंध्र प्रदेश से लेकर दिल्ली से लेकर तेलंगाना त्रिकोण है और खेला जा रहा है। ईडी, सीबीआई, पैसा, ये सब मिलकर ही तो सरकारें, जो ऑपरेशन लोटस कहा जाता है, वो सब इसी का तो परिणाम है। जो सरकारें गिराई जा रही, बदली जा रही, लोगों को तोड़ा जा रहा, ये सब चल रहा है। लेकिन वही कि जनता एकनाथ शिंदे सरकार बनी इस वजह से ईडी के चक्कर। बिल्कुल, हम नहीं भूल सकते किस तरह से एकनाथ शिंदे के कई विधायकों ने कहा था कि अब जबकि हम एकनाथ शिंदे के साथ हैं, हमें रातों की नींद सलीके से आ रही है। तो अपने आप में कितनी बड़ी त्रासदी है। अब हम रुक करना चाहेंगे अपने दूसरे अहम मुद्दे का, और दूसरा अहम मुद्दा क्या है? हरियाणा और महाराष्ट्र। क्या हो रहा है हरियाणा और महाराष्ट्र में? हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी सीटों का बंटवारा नहीं कर पा रही, कई जगहों पर नामों की घोषणा नहीं कर पा रही है। महाराष्ट्र में जूतम पैजार जारी है गठबंधन में। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति टूटती है, प्रधानमंत्री माफी मांगते हैं, भाजपा के नेता बौखलाए हुए सामने आते हैं। अब भाई, सरकार आपकी है और आप ही के नेता जो हैं भिड़ रहे हैं पुलिस के साथ। और फिर अजीत पवार फैक्शन के बारे में एकनाथ शिंदे के नेता कहते हैं कि भैया, इनके साथ जो हमें बैठना पड़ता है, हमें उल्टी आती है। तो साफ तौर पर हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों जगह भाजपा की हालत पतली है, बौखलाहट दिख रही है। क्या है इस मुद्दे का पंच, बताएंगे अदिति। अब इसार, मेरा इस मुद्दे पर पंच ये है कि भाजपा को महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों जगह जमीन खिसकती नजर आ रही है। एक तो महाराष्ट्र की चुनाव टलना ये दर्शाता है, और दूसरा हरियाणा की लिस्ट में आधे से ज्यादा बाहरी हैं, 25% एमएलए ड्रॉप कर दिए गए हैं। मुकुल, क्या है इस मुद्दे का पंच? हाँ, मेरा भी ये मानना है कि हरियाणा और महाराष्ट्र, इन सब में जो भाजपा की बौखलाहट है, घबराहट है, वो इसी से साबित हो रही है कि एक बार फिर वही पुराना हिंदू मुस्लिम का खेल शुरू कर दिया गया है। इसी बात की निशानी है कि बीजेपी घबराई भी है। इस मुद्दे पर मेरा पंच यह है कि चाहे महाराष्ट्र हो चाहे हरियाणा, दोनों जगह से प्रधानमंत्री गायब हैं, वो जमीन पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। वरना आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का काम कम और भाजपा के मुख्य चुनावी कैंपेनर का काम ज्यादा करते हैं, मगर वो पूरी तरह से नदारद हैं। यानी कि अगर यहां हार होती है तो ठीकरा फोड़ा जा सके। पूरी जो छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के बाद जो राजनीति हुई है, प्रधानमंत्री को सामने आना पड़ा माफी मांगने के लिए। हमें याद है कि जब उज्जैन में सप्तऋषि की मूर्तियां बिखरी थीं, उस पर माफी नहीं मांगी थी, यहां पर माफी मांगनी पड़ रही है।
मगर जनता देख रही है कि आपकी माफी में भी एक, जिसे कहते हैं ना, इनसिंसेरिटी है। आप उस माफी में भी राहुल गांधी को खींच रहे हैं, सावरकर का जिक्र कर रहे हैं। यानी कि हालात बदल जाते हैं जब हार दिखाई दे रही हो और जब आप बहुमत से 32 सीटें पीछे तो हो। माफी मांगनी ही इसलिए पड़ी है क्योंकि महाराष्ट्र में अभी नहीं तो बहुत जल्दी ही चुनाव होने वाले हैं। ये सारा का सारा बीजेपी अगर माफी मांगती है, पीछे हटती है, वो सब कुछ चुनाव की वजह से होता है। छत्रपति शिवाजी महाराज का जहां तक मामला है उसमें यह भी तय होना चाहिए ना कि आपकी जिम्मेदारी क्या थी। जितनी जल्दी उसे बनवाया गया, आपने कहा कि उन्होंने बनाया, इन्होंने बनाया, वायुसेना ने बनाया, आपके लिए तुरंत उद्घाटन के लिए उसे बना दिया गया। उस पर पैसा, प्रचार पर कितना खर्च किया गया, आपके उद्घाटन पर, ये सब और जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और सिर्फ शिवाजी, जैसे शिवाजी की बात है, जैसे यूपी में चुनाव आने वाला था, किसान आंदोलन पे बैकफुट हुए, लेकिन मणिपुर में चुनाव नहीं है तो उस पर माफी नहीं मांगी जाएगी, उस पर कोई चिंता नहीं होगी। जहां जहां चुनाव नहीं है वहां पर माफी नहीं मांगी जाती है, चाहे जितना बड़ा कांड हो जाए। नहीं, माफी मांग भी रहे तो शर्तों पे मांग रहे हो ना, वहां पर भी आपको राहुल गांधी का सहारा है। वहां भी तपस्या में कमी थी। वो दरअसल उसे उन्हें मांगना तो पड़ रहा है, लेकिन वो उनके बीच में एक हिचक रहती है कि मैं कैसे माफी, मोदी कैसे माफी, है ना, टोन ही नहीं है। आप सुने तो दरअसल वो दोहरा खेल वही है कि उन्हें ये एक उनके लिए बड़ी उसकी बात होती है कि मैं माफी मांगूंगा। बॉक्स टिक कर दिया है क्योंकि ये उनके लिए एक बहुत ही चुनावी मजबूरी है अभी महाराष्ट्र में, तो माफी मांगते दिखते नजर आने चाहिए। लेकिन टोन देखिए आपका, वो माफी का टोन लग रहा था। अच्छा अदिति, इसके अलावा महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में चुनाव हुए, आपने जो मंदिर का बताया, वहां तो माफी नहीं मांगी उन्होंने। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी उज्जैन, भाई धार्मिक स्थल, आध्यात्म की नब्ज, तमाम चीजें, वहां सप्तऋषि की मूर्ति बिखर जाती है। और भूल जाइए, प्रधानमंत्री की इतनी परियोजनाएं, लंबी चौड़ी फहरिस्त है। कहीं प्रगति मैदान के अंडरपास में पानी भर जाता है, कहीं पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बिखर जाता है, कहीं राजकोट। बिल्कुल, पर छत्रपति की जो छवि है महाराष्ट्र में, वो एक देवता की तरह, भगवान की तरह, उन्हें लग रहा है कि इसका नुकसान हो सकता है, होगा। ये सारी चीजें जो मिलकर आ रही हैं, सरकार की कार्यशैली और ये सब, उस पर नुकसान होगा। वो इसी वजह से, डर से उन्होंने ये कहा, लेकिन उसमें भी वो अपना बचाव करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मुकुल ने यहाँ आदिति जिक्र किया कार्यशैली का। महाराष्ट्र में तो बहुत अजीब सा चल रहा है यहां पर। बिल्कुल, तानाजी जो कि मंत्री है, उन्होंने बयान दिया कि अगर अजीत पवार मेरे सामने बैठे हों तो मुझे उल्टी आती है। फिर संजय तटकरे जवाब देते हैं, भैया आप अपना इलाज करवाइए। मतलब खुल के जूतम पे जार महाराष्ट्र के अंदर। और ये इसकी चर्चा आप कहीं किसी गोदी मीडिया प्राइम टाइम में नहीं देखते हैं। बिल्कुल, ये सब सोशल मीडिया में ही आ रहा है, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर इनकी हालत काफी पतली मुझे नजर आ रही है। और एक तो मोदी जी का वो, और जिस तरह के ये बयान आ रहे हैं, बहुत ही इंसल्टिंग बयान है, जो भी कहिए अजित पवार के लिए। आपके साथ सरकार में है वो, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है वो। अच्छा ये बताइए, मोदी नदारद हैं, कहीं पर नहीं दिखाई दे रहे हैं, और जाते भी हैं तो गलत कारणों से खबर में आ जाते हैं। मसलन जो माफी भी मांगी उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के लिए, उस पर भी उनकी आलोचना हो गई। मोदी नदारद हैं और ऐसा लग रहा है कि नायाब सैनी पर ठीकरा फोड़ा जाएगा बाद में, और यहां पर तो जूतम पैजार चल ही रही है। तो उनका भी इंटरनल वो सर्वे करा रहे होंगे कि मेरा जाना ठीक है, नहीं है, कितनी सीटें आ पाएंगी। और ये जो आप जिस बात को इंगित कर रहे हैं, वाकई में इस बात की ही ये साइन है, इस बात की गवाही दे रहा है कि यहाँ हालत खस्ता है। अगर यहाँ हालत मजबूत दिखती तो मोदी जी के दौरे शुरू हो चुके होते। ये वजह यही है, हो सकता है वो आगे कुछ प्रोग्राम लें, लेकिन अभी फिलहाल वो देख रहे हैं, वेट एंड वॉच। नहीं, आगे तो लेंगे। अभी ये टिकटों वगैरह में मुझे लगता है उन्होंने पूरा अमित शाह के ऊपर ही छोड़ दिया हुआ है। उसके बाद हो सकता है बैकरूम में कर रहे होंगे। अच्छा, एक और चीज, एक जो आगे बढ़ा, मैं उसी की बात कर रहा हूं, हरियाणा की चर्चा करने यहाँ पे चाहूंगा। अदिति, बहुत ही अजीबोगरीब चीज है, राव इंदरजीत सिंह, उन्होंने कम से कम 10 सीटों पे कहा है कि उनके और उनके समर्थकों को दी जाए। वो इस बात को लेकर भी नाराज हैं कि एक बार फिर उन्हें स्टेट मिनिस्टर का दर्जा दिया गया है, और उस वजह से यहां पर मामला जो है रुका हुआ है। आपको लगता है कि अगर 240 सीटें ना होती तो ये सब करना पड़ता है इन्हें? नहीं, बिल्कुल 240 सीटों का मुझे लगता है कि बहुत ही एक साइकोलॉजिकल असर है उनके ऊपर अभी। और इसी वजह से वो टोटली, जिसे कह रहे हैं, ब्लैकमेल हो रहे हैं। सुनने में तो ये आया है कि एक नेता ने तो एक दिन में बोला कि नहीं दोगे टिकट तो मैं कांग्रेस के पास जा रहा हूं, उन्हें टिकट दिलवा दिया गया। अच्छा, राव इंदरजीत सिंह की बेटी को टिकट दिलवा दिया गया।
और ये जो कैंडिडेट हैं जो कांग्रेस से आए हुए हैं और जो कांग्रेस में जाने की धमकी दे रहे थे, इन्हें इंद्रजीत सिंह नहीं भी चाहते थे। तो ये दो तरह से एक अंदर ये फंसी हुई लग रही है। 240 के अलावा जो हरियाणा में लोकसभा का रिजल्ट आया उसने भी इन्हें चेताया है, और उसने विपक्ष को भी चेताया है। जो वो एक बार गठबंधन की बात हो रही है आप और कांग्रेस में, तो अगर ये सब चीजें होती हैं तो वो इसलिए डरे हुए हैं, और यही वजह है कि वो बिल्कुल फूक फूक का कदम रख रहे हैं कि बिल यहां तो बचा लें, वरना बड़ा मुश्किल। अच्छा, एक और चीज, ये जो सरकारी चाटुकार सेफोलॉजिस्ट हैं जो एक बार एक स्टिंग ऑपरेशन में पकड़े गए थे, रफू पैबंद की बात कर रहे थे, उन्हें भी मैंने देखा एक न्यूज डिबेट में, वो भी खुलकर कह रहे हैं, और आज से नहीं, कि भाई हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों जगह भाजपा का हारना तय है। तो ये सरकारी सेफोलॉजिस्ट ये सब कहने को मजबूर है आज की तारीख में। उन्हें भी क्या अपनी क्रेडिबिलिटी थोड़ी बचानी है ना, अब क्या करेंगे वो, कि भाई कल को ये रिजल्ट आएगा। अभी 400 वाला सब देख चुके कि 400 पार सबने चला दिया और माफी मांगनी पड़ी, टीवी पर खड़े होकर रोना पड़ा। तो ये सब चीजें तो अभी होंगी, क्योंकि ये दिख रहा है वाकई में। तो यानी ये ठोस जमीन की बात है, ये हकीकत की बात है कि दोनों जगह ऐसा कोई परसेप्शन नहीं, दोनों जगह हालत खराब है। चलिए, अब हम रुक करेंगे अपने तीसरे मुद्दे का। तीसरा मुद्दा जो वाकई शॉकिंग है, शर्मनाक है, सो कॉल्ड गौ रक्षकों का आतंक। प्रधानमंत्री ने आज नहीं 2016 को इन्हें गुंडे करार दिया था। यह कहा था कि गौ रक्षा की आड़ में ये लोग गुंडई करते हैं, मगर हुआ क्या, इनका आतंक कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा। आखिरकार जब एक हिंदू लड़का जो 12वीं क्लास में, ये गौ गुंडे उसका पीछा करते हैं और फिर गोली मार देते हैं, तब जाकर अचानक कई लोग नींद से जागे। मगर क्या भारतीय जनता पार्टी सुधरेगी? क्या अपनी उस जहरीली राजनीति को त्यागेगी? यही सवाल सबके जहन में है। क्या है इस मुद्दे का पंच, बताएंगी आदिति। मेरा पंच इसमें यह है कि 10 साल से ये किस्से चल रहे हैं जिसमें कितने ही मुसलमान ज्यादातर मारे गए हैं गौरक्षा के। इस बार एक हिंदू लड़के की एक बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या हुई है। मुझे ये पूछना है भाजपा के वोटरों से कि अगर आप इसी तरह नफरती राजनीति को बढ़ावा देंगे तो ये आग आपको भी निगल के रखेगी। मुकुल, क्या है इस मुद्दे का पंच? मेरा भी यही मानना है कि इन्हें गौ रक्षक, पहले तो इनसे नाम छीन लेना चाहिए, इन्हें गौ गुंडे या गौ आतंकी कहना ही उचित होगा। और जहां तक प्रधानमंत्री चुप है, मेरा मानना यह है कि जैसे उन्होंने प्रज्ञा ठाकुर को दिल से माफ नहीं किया था, मन से माफ नहीं किया था, इसी तरह वो इन गौ गुंडों को भी मन से माफ नहीं करेंगे। इस मुद्दे पर मेरा पंच यह है कि कहीं ना कहीं यह मुद्दा समाज के दोहरे मापदंड को दिखाता है। जब एक आर्यन मिश्रा को गोली मार दी जाती है इन गौ गुंडों द्वारा, तब जाकर एक सो कॉल्ड बिकाऊ कवि जो है अपना मुंह खोलता है। इनका मुंह वैसे नहीं खुलता है। यह अपने आप में एक आतंक है जिसकी चपेट में हम सब आ सकते हैं। आप और हम अपने परिवार के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं और अचानक इस तरह के गौ गुंडों से सामना हो जाए, तब आप क्या करेंगे? इस तरह की गलतफहमी का शिकार कोई भी हो सकता है, मगर दोहरे मापदंड सामने उभर कर आए। सबसे शॉकिंग यहां पर अदिति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब भी चुप। यह तो आपका बयान था ना 2016, और उसके बाद जब गुजरात के अंदर दलितों की पिटाई हो रही थी, वहां की दबंग जातियों ने पिटाई की थी, तब आपने कहा था इन्हें मत मारो, पहले मुझे आकर मारो। प्रधानमंत्री ने कहा था ना, जी। और कहा था ना कि ये लोग गौ रक्षा की आड़ में गुंडई करते हैं। क्या हुआ 2016 और आज 2024, 8 साल गुजर गए, क्या किया आपने? और अब भी आप चुप हैं। अभिसार, ये तो आप सही कह रहे हैं, दोहरे मापदंड है और सिर्फ समाज के तो हैं ही, लेकिन प्रधानमंत्री के दोहरे मापदंड मतलब हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। वरना वो क्यों नहीं बोले इस मुद्दे पर? और अब क्योंकि इसमें भी अभी तक नहीं बोले हैं। वैसे अब तक नहीं बोले हैं इस पे भी। लेकिन वही सवाल ये है कि ये जो भाजपा के वोटर्स जो हैं जिन्होंने इनको सत्ता में लाए हैं, उनको सोचना चाहिए कि इस तरह की राजनीति को बढ़ावा देना जो है वो बहुत ही खतरनाक है हमारे जनतंत्र के। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का यह अभिन्न अंग रहा है। इस तरह से आपने देखा कि हरियाणा के जो मेवाती इलाका जो है, वहां पर इसको खास तौर से राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया। नायब सैनी की जो बयान था, जब ये गौ गुंडों ने 2 लोगों पर हमला किया था, एक को मौत के घाट उतार दिया था, कि भाई गांव वालों को गुस्सा आ जाता है, जबकि गांव वाले रोक रहे थे उन्हें। तो साफ तौर पर दिखाई देता है इनका पूरा खेला, इनकी पूरी सोच। मैं इसमें 2-3 बातें कहूंगा। एक तो यही कि जो गलतफहमी वाली बात है, गलतफहमी नहीं है, गलत जो उनके पिता ने भी कहा आर्यन मिश्रा के, अगर वो मुसलमान भी होता, गौ तस्कर भी होता, अगर मैं मान लेता हूं, तब भी आपको ये अधिकार किसने दिया कि उसे रोककर आप गोली मार दें? पहली बात ये। दूसरी बात जो अदिति ने भी कहा कि ये आग सबको निकल जाएगी, वही मुझे राहत का शेर याद आता है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में।
यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। ये चीजें आगे बढ़ रही हैं, कई जगह ये देखा गया है। इन चीजों में इस तरह के लोग, बेगुनाह लोग मारे जाएंगे और इन्हें अधिकार किसने दिया है, सबसे बड़ा सवाल ये है। और जब नायब सैनी ऐसा बयान देते हैं तो इन्हें और बल मिलता है। दरअसल ये तो जुबैर ने तस्वीरें डाली हैं कि ये तो पुलिस के पूरे टच में थे और इसलिए इनको अधिकार और नहीं, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात से गलत सूचना मिली। नहीं, नहीं, सबसे बड़ी बात, वो कौन, मोनू मानेसर है, हाँ। उनकी तस्वीर गृह मंत्री अमित शाह के साथ है। मैं एक तो ये चीज समझ नहीं पाता हूं, इन तमाम बड़े बड़े अपराधियों की तस्वीर, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर नायब सैनी, अब वो जो 3 बलात्कारी हैं, मैं थोड़ा डाइग्रेस कर रहा हूं, IIT BHU की छात्रा के जो 3 बलात्कार के आरोपी हैं, उनकी तस्वीर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, JP नड्डा, प्रधानमंत्री सबके साथ हैं। अब कल्पना कीजिए साहब, और प्रज्वल रेवन्ना के लिए तो प्रधानमंत्री ने वोट मांगे हैं। मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं इन चीजों का कि कल्पना कीजिए ऐसे ही आपराधिक तत्वों की तस्वीर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव के साथ होती तो कितना बवाल करता गोदी मीडिया। यहां पर दिखाई दे रहा है कि कहां से आशीर्वाद मिल रहा है अदिति। फिर भी बिल्कुल सत्ताधारी जो पार्टी है उसकी सुरक्षा की छतरी इनके सर पर है, वरना किसकी हिम्मत है कि आप देख के गोली चला देंगे? किसकी हिम्मत है? कोई कर सकता है? नहीं, वही जो आप कह रहे हैं कि कोलकाता पर देखिए कितना शोर है और हम भी उससे दुखी हैं और चिंतित हैं और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उसी समय में इन 3 जो आपने BHU का जिक्र किया, IT वाले, उनमें से 2 को जमानत मिल गई, नो आउटरेज एट ऑल। तो आप मतलब कितने सीरियस हैं इसको लेकर? कुछ भी सीरियस नहीं है, ये सब दिखावा कर रहे हैं। आप एक सेलेक्टिव केस में शोर मचाते हैं, दुखी होते हैं, एक में नहीं होते। जबकि अगर आप सही हैं तो आपको सारी इन चीजों पर दुखी और चिंतित होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुकुल और अदिति। इंडिया की बात में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।